मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में जो बदलाव थे वो था गठबंधन सरकारों के युग का आरंभ होना। वैसे तो भारतीय राजनीति में हम देखें तो 1967 के चुनाव के बाद 8 राज्यों के अंदर संयुक्त विधायक दल की जो सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वो जो सरकारें थी वो राज्य स्तर पर थी। 1977 में केंद्र स्तर पर सरकार बनी जनता पार्टी की, उसमें बहुत से दल शामिल थे, लेकिन उस सरकार को हम गठबंधन की सरकार नहीं कह सकते क्योंकि दलों ने मिलकर के एक पार्टी का गठन किया और वो पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई, जनता पार्टी। उसके बाद अगर हम देखें तो 90 के दशक का जो दौर है उसमें भारतीय राजनीति में बहुत से बदलाव आए जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करके रख दिया। और वो जो दौर था, उस दौर के बाद की जितनी भी सरकारें बनी उसमें मुख्य जो बातें थी वो थी गठबंधन सरकारों के युग का आरंभ होना केंद्र स्तर पर। दूसरा जो परिवर्तन था उसमें वो था मंडल कमीशन का लागू करना। दूसरा जो पॉइंट था मंडल कमीशन का लागू किया जाना और उसका प्रभाव। तीसरा था भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, जिसने भारतीय राजनीति के अंदर धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की एक नई बहस शुरू कर दी, जो वर्तमान राजनीति के अंदर ये तीनों ही उसका जो गठबंधन सरकारों का युग आरंभ हुआ था वो भी जारी है। उसके बाद जो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की और जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया, वो जो मुद्दा है वो वर्तमान राजनीति के दौर में भी किसी न किसी रूप में बरकरार है। तीसरा जो मुद्दा था, तीसरी जो बात थी कि भारतीय राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता का दौर आरंभ होना, जिसने भारतीय राजनीति के अंदर धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की एक नई बहस को जन्म दिया, वो भी वर्तमान के अंदर एक मुद्दा बना हुआ है और चर्चा का विषय रहता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो है भारतीय राजनीति में 1990 के दशक के बाद जो गठबंधन सरकारें बनी उनके विषय में। तो वो कौन कौन सी सरकारें थी जो गठबंधन की सरकारें थी, यानी कि 1990 के दशक में 1989 की जो 9वीं लोकसभा थी उसके बाद से लेकर के और 2019 की जो 17वीं लोकसभा है, इस दौरान एक अपवाद अगर हम छोड़ दें 10वीं लोकसभा 1991 में, उस सरकार को जो कांग्रेस की सरकार थी, तो बाकी जितनी भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकारें। 1991 की जो कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, दूसरे दलों और निर्दलियों के ऊपर आश्रित सरकार थी। जैसे तैसे कांग्रेस ने बहुमत जुटा करके सरकार बनाई थी, लेकिन वो गठबंधन की सरकार नहीं थी कि कोई दूसरा दल उस सरकार में शामिल नहीं था। बाकी जितनी भी सरकारें हैं वो गठबंधन की सरकारें, क्योंकि उसमें अन्य पार्टियां भी, सहयोगी दल भी सरकार में शामिल रहे। गठबंधन सरकार वो होती है जिसमें जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो दूसरे दल, 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के जब सरकार का गठन करते हैं तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं गठबंधन सरकारों की। पहली जो सरकार थी पहली जो गठबंधन की सरकार थी वो थी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में। 1989 की जो 9वीं लोकसभा थी, इसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन जीत के आई, लेकिन उसको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उसके पास 193 सीटें थी। राष्ट्रपति ने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने सरकार बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उस स्थिति में जनता दल दूसरा बड़ा दल था, जनता दल की 141 सीटें थी और जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया और राष्ट्रीय मोर्चा के जो नेता थे वीपी सिंह, वो 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने। इस सरकार को 2 विपरीत विचारधाराओं का नेतृत्व करने वाले दल समर्थन कर रहे थे। दक्षिणपंथी विचारधारा को समर्थन करने वाले दल भी और वामपंथी विचारधारा को। इसमें भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दोनों सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। ये जो सरकार थी इसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। धीरे धीरे स्थितियां ऐसी होती गई कि वीपी सिंह की कार्यप्रणाली से जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में शामिल जो दल थे उनमें नाराजगी और स्वयं जनता दल में भी नाराजगी के स्वरूप बढ़ने शुरू हो गए। वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी, जिसमें
अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। और इससे भी जो दल के अंदर भी और दूसरे दलों में टकराव उत्पन्न हो गया और उन्होंने ये कहा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की राजनीति वीपी सिंह कर रहे हैं। और एक तो ये घटना घटित हुई और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 54 सदस्यों ने जनता दल में टूट हो गए। 54 सदस्यों ने मिलकर के जनता दल एस के नाम से एक अलग गुट बना लिया। दूसरी जो घटना घटित हुई वो थी भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रामनाथ रथ यात्रा लेकर के निकले हुए थे और जब वो बिहार में पहुंचे, बिहार में जनता दल की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने क्या किया कि लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। और ऐसी स्थिति में जब जनता दल की बिहार के अंदर सरकार थी, उसने भाजपा जो केंद्र के अंदर सरकार को समर्थन दे रही थी उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया, तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा का नाराज होना संभव था। और ऐसी स्थिति में भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इस प्रकार से चौधरी वीपी सिंह की जो सरकार थी वो 10 नवंबर 1990 तक उसने कार्य किया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 10 नवंबर 1990 में 54 सदस्यों वाले जनता दल एस के नेता चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दूसरे दलों और कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। चौधरी देवीलाल वीपी सिंह सरकार में भी उप प्रधानमंत्री थे और चंद्रशेखर सरकार में भी उप प्रधानमंत्री बने। ये जो सरकार थी ये अपने स्वभाव से ही अल्पमत की सरकार दिखाई दे रही थी क्योंकि 54 सदस्यों ने मिलकर के सरकार का गठन किया था। ये दूसरों के ऊपर डिपेंड थी, दूसरे दलों और कांग्रेस पार्टी इसको बाहर से, कांग्रेस आई जो है वो बाहर से इसको समर्थन कर रही थी। कुछ समय बाद कांग्रेस आई ने चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस प्रकार से 21 जून तक ये 1991 तक चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रहे। और ये जो राष्ट्रीय मोर्चा की जो गठबंधन की सरकार थी ये थोड़े समय के लिए रही और उस समय में भी इसने 2 प्रधानमंत्री दिए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। दूसरी जो सरकार बनी उसके बाद 10वीं लोकसभा 1991 में बनी। उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पे उभरी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत इसमें प्राप्त नहीं था। इसने निर्दलीयों और दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार को हम गठबंधन सरकार नहीं कह सकते। चौधरी श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिर तो दूसरी गठबंधन की जो सरकार थी वो बनी 1996 में, जिसको संयुक्त मोर्चा की सरकार कहते हैं, 11वीं लोकसभा। इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आई। उसे 161 सीटें प्राप्त हुई। दूसरा जो बड़ा दल था वो था कांग्रेस, इसे 140 सीटें प्राप्त हुई। राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्वाभाविक सहयोगी जो शिवसेना, समता पार्टी और अकाली दल जैसे दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 16 मई 1996 में। इस सरकार को 12 दलों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ये जो सरकार थी ये पूर्ण बहुमत जुटाने में अपने आप को असमर्थ रही और विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को जब ये लगा कि उनके पास समर्थन नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सरकार सिर्फ 13 दिन रही और लगभग 312 घंटे इसने काम किए, यानी कि 312 घंटे रही। 13 दिन और अगर घंटों में काउंट करें तो 312 घंटे ये सरकार रही। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राष्ट्रपति ने दूसरा जो बड़ा दल था कांग्रेस पार्टी, उसके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उस स्थिति में संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया जनता दल के नेतृत्व में और जनता दल के नेता एच.डी. देवगौड़ा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और इस प्रकार से 1 जून 1996 को जनता दल जो संयुक्त मोर्चा के नेता थे जनता दल के नेता एच.डी. देवगौड़ा ने संयुक्त मोर्चा की सरकार के तौर पे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कांग्रेस पार्टी ने इसको बाहर से समर्थन किया। ये जो सरकार थी ये 21 अप्रैल 1997 तक इस सरकार ने कार्य किया, क्योंकि श्री एच.डी. देवगौड़ा और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम
केसरी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और ये कंडीशन लगी, अगर संयुक्त मोर्चा अपना नेतृत्व परिवर्तन करता है तो कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। तो संयुक्त मोर्चा ने अपना नेतृत्व परिवर्तन करते हुए श्री इंद्र कुमार गुजराल को अपना नेता चुना और इस प्रकार से 21 अप्रैल 1997 से नवंबर 1997 तक इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भी जनता दल के नेता थे इंद्र कुमार गुजराल, जो संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। ये जो सरकार थी, इस सरकार इंद्र कुमार जो सरकार थी, इस दौरान क्या घटना घटित हुई? इस दौरान घटना घटित ये हुई कि 1991 में जो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसकी जांच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था और इस सरकार के दौरान जैन आयोग की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में जो तत्कालीन डीएमके सरकार थी उसको दोषी ठहराया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की संयुक्त मोर्चा सरकार से, इंद्र कुमार सरकार से, कि डीएमके के जो मंत्री है उनको सरकार से निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल इसके लिए एग्री नहीं हुए और कांग्रेस पार्टी ने जैन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे जब डीएमके को सरकार से बाहर नहीं किया गया तो इंद्र कुमार गुजराल से अपना समर्थन वापस ले लिया और ये जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी ये भी गिर गई। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने भी 2 प्रधानमंत्री दिए और संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी, जो क्षेत्रीय दलों की ने मिलकर के बनाया था, उस सरकार ने भी 2 प्रधानमंत्री दिए। अब जो अगली जो गठबंधन सरकार है वो बनती है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 1998 में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक, जिसको एनडीए कहते हैं। 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए 1998 में। भारतीय जनता पार्टी फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई और उसे 180 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, इसे 141 सीटें, यानी कि 1 सीट की बढ़ोतरी हुई। अब की बार फिर वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के तौर पे 19 मार्च 1998 को। अटल बिहारी वाजपेयी, इस दल में 18 दलों का ये गठबंधन था, 18 दल शामिल थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जैसे जो दल थे ये सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे थे। ये जो सरकार थी और इसमें जो सबसे बड़ा घटक दल था वो था एआईडीएमके, तमिलनाडु का एआईडीएमके, जयललिता के नेतृत्व वाला एआईडीएमके, अखिल भारतीय अन्ना दल। कुछ समय के बाद एआईडीएमके की नेता जयललिता ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और वो 2 बातें मनवाना चाहती थी। एक तो उसकी ये कह रही थी कि तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके की करुणानिधि सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए। दूसरी उसकी ये मांग थी कि जयललिता के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उनकी जो जांच चल रही है उसमें स्थिरता बरती जाए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों ही बातों के लिए एग्री नहीं हुए और इस प्रकार से एआईडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इस प्रकार समर्थन वापस लेने से 17 अप्रैल 1999 को 13 महीना पुरानी एनडीए की जो सरकार थी वो गिर गई। सदन के अंदर विश्वास मत पेश किया गया। विश्वास मत के दौरान जब वोटिंग हुई तो जो एनडीए सरकार थी वो एक मत से विश्वास मत हार गई और इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि पहली जो सरकार थी वाजपेयी की वो 13 दिन में गिरी, दूसरी जो 98 में सरकार बनी वो 13 महीने में गिर गई और इस सरकार ने लगभग 413 दिन काम किया। उसके बाद जो अगली गठबंधन सरकार थी वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। 13वीं लोकसभा 1999 में। 1999 में चुनाव हुए, कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान चुनाव हुए, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसे 182 सीटें प्राप्त हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी की सीटें 100 घटी और वो 114 पर आ गई। 13 अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस सरकार में 24 दलों का ये गठबंधन था। हालांकि ये जो सरकार थी, इस सरकार को भी जो दूसरे दल शामिल थे उनके दबाव का सामना बार बार समय समय पर करना पड़ा। एक बार स्थिति ये उत्पन्न होगी कि 2000 में कि तृणमूल कांग्रेस जो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के दामों में जो गैस के दामों में बढ़ोतरी की उसके खिलाफ सरकार में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और राज्य मंत्री अजित पंजा ने इस्तीफा दे दिया कि अगर इनके दामों में कटौती नहीं की गई
तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे। यानी कि सरकार के लिए एक बार अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हुआ। लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको आश्वासन दिया कि जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं उन पर पुनर्विचार किया जाएगा, वो वापस लेने का प्रयास किया जाएगा। और इस प्रकार से ये सरकार लगभग अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। हालांकि कुछ समय पहले वाजपेयी ने लोकसभा बंद करने की सिफारिश कर दी और इसको मध्यावधि चुनाव हुए लेकिन ये जो कार्यकाल था लगभग पूरा हो गया था, थोड़ा ही समय इसमें बचा था। अगली जो सरकार बनी वो थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, यूपीए की, कांग्रेस के नेतृत्व में। 2004 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई। उसे 145 सीटें प्राप्त हुई और यूपीए जो इसने गठबंधन बना करके जो चुनाव लड़ा था उसको 222 सीटें प्राप्त हुई। जबकि एनडीए जो भाजपा के नेतृत्व वाला जो दल था, गठबंधन था, जिसको एनडीए कहते हैं, उसको 179 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई। 222 सीटें यूपीए को प्राप्त हुई और वामपंथी जो दल थे उन्हें 61 सीटें प्राप्त हुई। और इस प्रकार से यूपीए ने वामपंथी दलों के समर्थन से सरकार का गठन किया और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 14वीं लोकसभा में। और इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि 2008 में एक बार ऐसा लग रहा था जब एसएनए परमाणु समझौता डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी अमेरिका के साथ, तो उसके विरोध में वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों के समर्थन से ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही। उसके बाद अगली जो सरकार बनी वो भी यूपीए की थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, 2009 में 15वीं लोकसभा। इसमें कांग्रेस पार्टी और ज्यादा सीटें प्राप्त करती है और कांग्रेस पार्टी अकेले 206 सीटें प्राप्त करती है, यूपीए 261 सीटें। हालांकि बहुमत से दूर है, लेकिन दूसरे दलों के समर्थन से डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और ये जो सरकार है ये अपना कार्यकाल पूरा करती है। उसके बाद इस सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसमें गिरावट आती है और उसका जो रिजल्ट है वो अगले लोकसभा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ता है। अगली जो सरकार गठबंधन की बनी वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 2014 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हालांकि अकेले दम के ऊपर पूर्ण बहुमत प्राप्त करती, यानी कि 8वीं लोकसभा के बाद, 8वीं लोकसभा 1984 के बाद 16वीं लोकसभा ऐसी आई जब किसी पार्टी को लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और वो थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अकेले 282 सीटें प्राप्त करती है और उसके नेतृत्व वाला जो गठबंधन है एनडीए वो 337 सीटें प्राप्त करता है। हालांकि भाजपा के पास अकेले अपना पूर्ण बहुमत था, फिर भी वो गठबंधन की सरकार का बनाता है एनडीए, यानी कि जो सहयोगी दल उन्होंने मिलकर के सरकार के साथ चुनाव लड़ा था उन दलों को भी वो सरकार में शामिल करता है। और ये जो सरकार थी इसके 26 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगली जो गठबंधन सरकार बनी वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, जो वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है वो भी एनडीए की सरकार बनी। 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम के ऊपर 303 सीटें प्राप्त करती है, यानी कि बहुमत से बहुत आगे। और एनडीए जो गठबंधन है वो 353 सीटें प्राप्त करता है। कांग्रेस पार्टी मात्र 52 सीटें प्राप्त कर पाती है इस चुनाव में। उसे मान्यता प्राप्त जो विपक्ष के नेता के तौर पे 10% सीटें मिलनी चाहिए वो भी उसे प्राप्त नहीं हो पाती। और इस प्रकार से 30 मई 2019 को श्री नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। तो ये जो सरकार थी इसमें भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम के ऊपर बहुमत प्राप्त कर रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को सरकार में शामिल करके गठबंधन सरकार का निर्माण कर रही है, जो वर्तमान में सरकार कार्य कर रही है। तो ये था भारतीय राजनीति और उसमें गठबंधन सरकारों का दौर। अब ये देखते हैं कि गठबंधन सरकारों का दौर और कितने समय तक जारी रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।